1857 ये सिर्फ कोई साल नहीं है, बल्कि एक ऐसा तूफान है जिसने उस समय के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के इस बेहद अहम पन्ने को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने वाले हैं। ये स्कूल वाली कोई बोरिंग हिस्ट्री क्लास नहीं होने वाली। हम उन कड़ियों को जोड़ेंगे जहां राजनीति, धर्म, सैन्य रणनीति और उपनिवेशवाद ये सब एक साथ आकर टकराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा उस वक्त के माहौल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ अफरा तफरी, गुस्से में उबलते सैनिक, गोलियों की गूंज और एक विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने का वो शुरुआती जुनून। सच कहूं तो ये किसी ऐतिहासिक थ्रिलर फिल्म की सीन से कम नहीं लगता। ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा भर नहीं था, बल्कि एक ऐसी बगावत की शुरुआत थी जिसने हमेशा के लिए इतिहास की दिशा बदल कर रख दी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतने सालों बाद आज अचानक हम इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि 11 मई 2026 को भारत ने मेरठ में भड़की इस बगावत की 169वीं बरसी मनाई। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को देखने का हमारा नजरिया ही पलट दिया है। एक ऐसी नई खोज सामने आई है जो शायद हमें इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दे। और ये चौंकाने वाली खोज मिली है मध्य प्रदेश के अभिलेखागार में। वहाँ एक बेहद दुर्लभ पत्र मिला है जो कथित तौर पर खुद रानी लक्ष्मीबाई ने लिखा था। इस पत्र में सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत की फूट डालो और राज करो वाली नीतियों के खिलाफ गंभीर चेतावनियों ही नहीं हैं, बल्कि ये भी साफ संकेत मिलते हैं कि उस वक्त के अलग अलग नेताओं के बीच एक सक्रिय गठबंधन बन रहा था। मतलब वे लोग आपस में संपर्क में थे। इस नए सबूत के सामने आते ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर 1857 के नेता पहले से ही एक दूसरे के संपर्क में थे और मिलकर योजनाएं बना रहे थे, तो क्या इसे सिर्फ एक अचानक भड़की हुई सैन्य बगावत कहना सही होगा, या फिर क्या ये एक बहुत ही सोची समझी और योजनाबद्ध क्रांति थी? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1856 में। देखिए, हालात रातों रात तो खराब होते नहीं हैं। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कूश शासन यानी मिस गवर्नेंस का बहाना देकर अवध पर कब्जा कर लिया था। अब ऊपरी तौर पर देखने में ये भले ही एक साधारण सा प्रशासनिक कदम लगे, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। अंग्रेजों की इन नीतियों ने भारतीय समाज के लगभग हर वर्ग के अंदर एक गहरा असंतोष भर दिया था। 75,000, इस नंबर पे जरा गौर कीजिएगा। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। उस समय ब्रिटिश सेना में काम करने वाले ठीक 75,000 सैनिक इसी अवध क्षेत्र से आते थे। अब आप ही सोचिए, अवध को छीने जाने का मतलब उन हजारों सैनिकों के लिए सिर्फ कोई राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि ये उनका एक बहुत गहरा भावनात्मक अपमान था। उनका घर, उनकी पहचान, सब कुछ एक झटके में उनसे छीन लिया गया था। और अवध का विलय तो बस एक उदाहरण था। सच तो ये है कि उस वक्त पूरा का पूरा समाज ही एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। भारी लगान ने बेचारे किसानों की कमर तोड़कर रख दी थी। जो पारंपरिक शासक थे वो अपनी सत्ता खो चुके थे। ब्रिटिश फैक्ट्रियों से आने वाले सस्ते सामान ने स्थानीय कारीगरों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। और जो ताल्लुकदार थे उनकी तो जमीनें ही जब्त की जा रही थीं। मतलब समाज का हर एक वर्ग गुस्से में उबल रहा था। और फिर एंट्री होती है उस चीज की जिसने इस बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने का काम किया, एनफील्ड राइफल के नए कारतूस। जब ये अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था, तो बवाल मच गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के लिए ये सीधे तौर पर उनके धर्म पर हमला था। अब आज के समय में ये बहस मायने नहीं रखती कि कारतूसों पर सच में चर्बी थी या नहीं। असली बात ये थी कि सैनिकों का अंग्रेजों के इरादों पर से जो भी थोड़ा बहुत भरोसा था, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। इसके बाद तो जैसे चीजें बेकाबू ही हो गईं। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसके ठीक कुछ दिन बाद 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। इस घटना ने तो जैसे पूरे उत्तर भारत के सैनिकों में आग लगा दी। 10 मई को मेरठ में खुली बगावत हुई। सैनिकों ने जेलें तोड़ दी और अपने साथियों को आजाद करा लिया। और फिर अगली ही सुबह 11 मई को ये पूरी विद्रोही सेना दिल्ली के लाल किले की तरफ निकल पड़ी। दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने जो किया वो सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने बुजुर्ग मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को शहनशाहे हिंदुस्तान घोषित कर दिया। अब अगर लॉजिकली देखें तो उस वक्त मुगल साम्राज्य लगभग खत्म ही हो चुका था, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर इसने रातों रात इस सैन्य बगावत को एक राजनीतिक वैधता दे दी।
अब ये सिर्फ कुछ सैनिकों की लड़ाई नहीं थी, इसे एक राष्ट्रीय पहचान मिल गई थी। और देखते ही देखते ये आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। अलग अलग इलाकों से नए और दमदार नेता उभरकर सामने आए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर तो प्रतीक बन ही चुके थे, लेकिन झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अदम्य साहस की मिसाल कायम की। कानपुर में नाना साहब ने मोर्चा संभाला, तो वहीं तात्या टोपे ने अपनी कमाल की गुरिल्ला युद्ध रणनीति से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। ये बगावत इतनी तेजी से और इतने बड़े इलाके में फैली जो सच में हैरान करने वाला था। लेकिन इतिहास कभी भी एकदम सीधा और सरल नहीं होता। सच तो ये है कि ये बगावत पूरे भारत का कोई एक संयुक्त आंदोलन नहीं थी। कई रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों का ही साथ दिया। सिख सेनाओं और कुछ दूसरी क्षेत्रीय ताकतों ने भी ब्रिटिश हुकूमत के प्रति अपनी वफादारी निभाई। ये चीज हमें दिखाती है कि उस वक्त हमारा भारतीय उपमहाद्वीप राजनीतिक रूप से कितना ज्यादा बटा हुआ था। खैर, इन तमाम वीर गाथाओं और जबरदस्त संघर्ष के बावजूद अंग्रेजों ने पलटवार किया, और वो भी बहुत बेरहमी से। 20 सितंबर 1857 को एक बहुत ही खूनी और भीषण लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर वापस कब्जा कर लिया। ये विद्रोहियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बगावत को बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया, हजारों लोग मारे गए और सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर म्यांमार भेज दिया गया। भले ही ये बगावत कुचल दी गई हो, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत को अंदर तक हिला गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई। उन्होंने ये वादा भी किया कि अब वो भारतीयों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक बदलाव हुआ वो था फूट डालो और राज करो की नीति का बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लागू होना, ताकि भारतीय भविष्य में कभी इस तरह से एकजुट न हो सके। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि इतिहास में इस घटना को याद कैसे रखा जाता है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे जानबूझकर सिर्फ एक सिपाही विद्रोह या म्यूटिनी कहा, ताकि इसके पीछे छुपे आम जनता के गुस्से को दबाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया, क्योंकि उनके लिए ये विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट होने का पहला, सबसे बड़ा और महान प्रतीक था। लेकिन अगर हम आज के इतिहासकारों की माने तो इसे किसी एक चश्मे से देखना गलत होगा। 1857 असल में एक बहुत ही बहुआयामी घटना थी। ये एक ही समय पर सेना का विद्रोह भी था, किसानों का गुस्सा भी था, अपनी ताकत खो चुके राजा महाराजाओं का प्रतिरोध भी था, और आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ी गई एक जंग भी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये भारत में राष्ट्रवाद की पहली मजबूत आहट थी। और इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास कभी भी एक बंद किताब नहीं होता। ये तो एक ऐसी जांच है जो हमेशा चलती रहती है। याद है वो रानी लक्ष्मीबाई का खत जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी? वो इसी बात का सबूत है। जब भी कोई नया दस्तावेज या नई खोज सामने आती है तो वह अतीत को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। भले ही 1857 की लड़ाई भारतीय मैदान पर हार गए हों, लेकिन उसका जो असली और सबसे बड़ा असर हुआ वो कहीं और था। इस बगावत ने भारतीयों के मन में एक बीज बो दिया था, ये विचार कि अंग्रेज अजेय नहीं है, उन्हें हराया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज़ादी के बड़े आंदोलन पहले लोगों के दिमाग और उनकी सोच में जीते जाते हैं, और उसके बाद ही वे ज़मीन पर सफल होते हैं। 169 साल बाद भी 1857 इतिहास की कोई पुरानी किताब का चैप्टर भर नहीं है। ये प्रतिरोध की एक जीती जागती कहानी है। तो इस पूरी चर्चा को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर महज एक खत हमारे ऐतिहासिक नज़रिए को इतना बदल सकता है, तो ज़रा सोचिए, धूल फाक रहे उन पुराने अभिलेखागारों में ऐसे और कितने अनसुलझे रहस्य हैं जो अभी भी बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं।